हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इमरान खान न्याजी साहब, ये जो इल्ज़ाम लगाया आपने पुट अप और शट अप, आपने नौजवान नस्ल को गलत बयानी करके सही रास्ते से हटाना है, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि डिससर्विस इस कौम के साथ और कोई नहीं हो सकती। न्याजी साहब, पुट अप या शट अप? शहबाज शरीफ का इमरान खान को जवाब, सबूत सामने रखने मुंह बंद करने का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद, कहा पंजाब में 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पावर प्लांट की मुरम्मत भी न करा सकी। मेट्रो मुल्तान के हवाले से फैसल सुबहान के बारे में जो हमारा कई दिनों से मुतालबा है कि उसको बरामद किया जाए, उसके हवाले से वो सफाइयां दे रहे हैं। लाहौर मेट्रो में अरबों की करप्शन की गई। शहबाज शरीफ फैसल सुबहान से मुतालिक सफाइयां दे रहे हैं। मियां महमूद रशीद के इल्जामात, शहबाज शरीफ को मुज़ाकरे का चैलेंज कर दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ सिर्फ नवाज शरीफ बचाओ तारीख चला रहा है, किसी और चीज़ का उसका कोई, he doesn't care about democracy, he doesn't care about parliament, he doesn't care about accountability and he doesn't care about the judiciary। हम इसको कैसे सीरियसली लेंगे? नवाज शरीफ का एक ही एजेंडा है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहते हैं मियां साहब अपने लिए पूरे निजाम को खतरे में डाल रहे हैं। निहाल हाशमी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, नून लीग की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार असद अशरफ 298 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई की जरका ने 38 वोट लिए। सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, मुझे भी ऑफर हुई थी, कप्तान का दावा। इख्तिदार में आकर बराह रास्त सेनेट इंतखाबात कराएंगे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट हाउस मीडिया के लिए नो गो एरिया करार। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के दौरान मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। तो नाज़रीन, आज न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से और जो स्टैंडिंग कमिटीज़ की परफॉर्मेंस है। पिछले 5 दिन से हम इन स्टैंडिंग कमिटीज़ की परफॉर्मेंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कश्मीर कमेटी के हवाले से बात की, जिसमें हमने बात की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के हवाले से, इंटीरियर कमेटी के हवाले से, इसके अलावा डिफेंस कमेटी के हवाले से बात की। और आज हम बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, रेवेन्यू, इकनॉमिक अफेयर्स के हवाले से। कायमा कमेटी इंतहाई अहम कायमा कमेटी, जिसके हमें खुशी है आपको ये बताते हुए कि एज़ कम्पेयर टू अदर कमेटीज़ ये कमेटी जो है वो बहुत ज़्यादा, इसके इजलास हुए पिछले 3 साल में 2015 से 2018 के दरमियान 125 सेशंस हुए इस कमेटी के। और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा कि नंबर्स हैं इजलास के, वो इसी कमेटी के हवाले से 125 सेशंस हुए, जिसे चेयर किया सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब ने। मांडवी वाला साहब को ज़रूर हम ये क्रेडिट देना चाहेंगे कि वो जिस तरीके से एक जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए, उन्होंने कम से कम इनिशिएट ज़रूर किया, क्योंकि बाकी तमाम कमेटीज़, मोस्टली कमेटीज़ की अटेंडेंस को लेकर, मोस्टली कमेटीज़ की परफॉर्मेंस को लेकर हमें बड़ी मायूसी हुई है। और कल भी मांडवी वाला साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये हमसे कहा कि एक नज़र उनकी कमेटी पे भी डालिएगा, तो आज एग्जैक्टली वही हम देख रहे हैं। 124 जो है उनकी जो है प्रेजेंट रही, अटेंड उन्होंने की। एक मीटिंग में वो एब्सेंट थे। इस तरह 99.2% जो है उनकी पार्टिसिपेशन रही। सेनेटर इलियास बिलोर जो कि इसी कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने 61 में अटेंड किया, 64 में वो नहीं आए, 48% के करीब उनकी पार्टिसिपेशन थी। सेनेटर मोहसिन खान लागारी 58 में वो आए, 67 में वो नहीं आए। सेनेटर मोहम्मद
तलहा महमूद 21 में वो आए और 104 में नहीं आए। इस तरह महज 16% उनकी अटेंडेंस रही। उससे नीचे अब आ जाते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सेनेटर नसरीन जलील साहबा 27 में वो आई, 98 में वो नहीं आई, 21.6% उनकी अटेंडेंस रही। दैन उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान 61 में आए, 64 मीटिंग्स में नहीं आए। मिस आयशा रज़ा फारूक PMLN से इनका ताल्लुक़ है, 62 अटेंड की इन्होंने मीटिंग्स और 63 में ये मौजूद नहीं थी। इसी तरह सेनेटर सऊद मजीद 57 मीटिंग्स में ये आए, 68 मीटिंग्स में ये नहीं आए। ऑलमोस्ट 45-46% इनकी अटेंडेंस रही। फिर सेनेटर फ़तेह मोहम्मद हसनी 67 मीटिंग्स में ये आए, 58 मीटिंग्स में ये हाजिर नहीं हुए। सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह खान 54 मीटिंग्स में इन्होंने अटेंड की और 71 मीटिंग में ये एब्सेंट रहे। सेनेटर मोहसिन अजीज़ जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 77 मीटिंग्स में ये आए, 48 मीटिंग्स में ये मौजूद नहीं थे। इस तरह एज होल अगर एवरेज परसेंटेज निकालें इस पूरे 125 इजलासों की तो वो भी 49% बनती है। तो डिस्करेजिंग पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट ऑल दीगर जो कमेटीज़ हैं उसमें हमने नहीं देखा कि 50% से ज़्यादा जो है वो बहुत शाज़ुनाज किसी अटेंडेंस ऑन एवरेज रही हो किसी कमेटी की। बहरहाल एक जो है कंक्लूजन और कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके साथ और शेयर करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है इजलास के हवाले से पिछले 3 साल में 2015, 16, 17 और 18 में कौन सी ऐसी कमेटीज़ हैं जिनके ज़्यादा इजलास हुए और कौन सी ऐसी कमेटीज़ हैं जिनके कम से कम इजलास हुए। सर फहरिस्त जो आज जिस कमेटी को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं फाइनेंस रेवेन्यू अफेयर्स की 125 इनके इजलास हुए। उसके बाद लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है जिसके 63 इजलास हुए। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की 59। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ लेस डेवलप्ड एरिया जो है इनके 58 इजलास हुए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 48, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेजेस इनके 46 इजलास हुए, जबकि कॉमर्स एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के 39 और इंटीरियर मिनिस्ट्री के 38 इजलास हुए। और लिस्ट में हम चले जाएं इसी में तो डेवल्यूशन की जो कमेटी थी उसके 34 इजलास हुए। इसी तरह वो कमेटीज़ जिनकी सबसे कम इजलास वो भी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। इस तरह सबसे कम इजलास जो हुए थे वो स्पेशल ओवरसाइट कमेटी के, जो ओवरसाइट के हवाले से बात की जा रही थी कि किस हद तक ये ओवरसाइट कर सकते हैं चीज़ों को। इसके ऊपर भी मैं पराचा साहब आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे और अपने पैनल से भी बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन इन स्टेटिस्टिक कमेटी के सिर्फ 4 इजलास हुए। सेनेट हाउस कमेटी के 2015 में 4 इजलास हुए थे। सेनेट लाइब्रेरी कमेटी के 4 इजलास हुए। टू एग्जामिन द ओवरऑल वर्क ऑफ द स्पोर्ट्स फेडरेशन इस कमेटी के 4 इजलास हुए। एनर्जी कमीशन के कमेटी के 5 इजलास हुए। एथिक्स कमेटी के भी सिर्फ 5 इजलास हुए, जबकि राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2016 के हवाले से जो कमेटी फॉर्म हुई इसके 6 और सेनेट फोरम फॉर पॉलिसी रिसर्च इसके 9 इजलास हुए। ये तमाम डेटा जो है आज हमारे साथ एक बार फिर शौकत पराचा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू जिसकी कल सेनेटर मांडवीवाला साहब भी बात कर रहे थे, 125 इजलास हुए, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन टर्नओवर उसमें अगर अटेंडेंस का देखें तो वही 49-50% रहा। जी शुक्रिया। आप स्टैटिस्टिक्स सामने लेके बैठे हैं, आप हाज़रियाँ उनकी चेक कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बाकायदा स्पेशली अगर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेवेन्यू एंड फाइनेंस की बात करूं तो वो हाउस है सेनेट, वो ऐवान की कमेटी है ऑन फाइनेंस जिसकी फाइनेंस पे कोई पाबंदी नहीं है। फॉर एग्जांपल मुल्क का सबसे बड़ा जो फाइनेंस का स्टैटिस्टिक्स का आमदन का, गोशवारों का, अखराजात का जो एक एनुअल इवेंट होता है वो फेडरल बजट होता है। तो सेनेट की तो कोई रोल ही नहीं है फेडरल बजट के हवाले से। पहले तो सिर्फ कौमी असम्बली में ही आता था, सेनेट में आता ही नहीं था। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई तो ये उसी शाम जिस शाम बजट पेश होता है कौमी असम्बली में उसी शाम को सेनेट में ट्रांसमिट हो जाता है। बस वो फिर उस पर बहस करते हैं, अपने रिकमेंडेशन बनाते हैं सेनेटर्स, और दीज रिकमेंडेशन दे आर नॉन बाइंडिंग। इनका कोई बाइंडिंग इनकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिफारशात जो सेनेट मुरतब करती है। तो 125 इजलास बहुत इजलास हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के,
बट मुल्क के अखराजात, आमदन, मुल्क के गोशवारों के हवाले से, मुल्क की डेवलपमेंट के हवाले से इस पूरे हाउस का अपना कोई किरदार नहीं है, इसकी कोई पावर्स नहीं है, इसका कोई अख्तियार नहीं है, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर मैं एक छोटी कमेटी को, आप बादशाह आदमी, आप 125 हाज़रियों पे खुश हो रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक तो बार बार जो मैं बात कर रहा हूँ कि 125 की बजाय रोज़ाना मिलती रहें, साल में 365 दिन मिल लें, बट मुल्क के मालियात के बारे में सेनेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सेनेट की एक कमेटी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। नंबर 2, इसी हवाले से जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, मसलन पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, 3 महीनों में 3 बार बढ़ी और कम से कम 12 रुपये इन 3 महीनों में बढ़ गया, आधा आधा पौना पौना करके। ये कमेटियाँ उधर क्यों नहीं मिला करती, उधर क्यों नहीं बात किया करती हैं? एक तहरीक अल्तवा आ जाती है नीदर हाउस, वो तहरीक अल्तवा पहले तो पड़ी रहती है और कभी टेकअप हो जाए तो वो इशू इतना पुराना हो जाता है कि हम नए महीने के लिए, मैं इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि ये आज का वाक़या है, ताज़ा वाक़या है, अभी परसों रात को ये प्राइस बढ़ी और ऐलान कर दिया गया। इसलिए जब हम ये कमेटियों की बात करते हैं, अगर आपने किसी और मुल्क का आइन उठाकर और मुल्क के पार्लिमान की फंक्शनिंग को उठाकर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और हमें बुक्स बना दी गई, लेकिन खुदा के लिए इनकी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। मसलन अब आज इमरान खान कह रहे थे, और मैं समझता हूँ बड़ी वैलिड बात है, कि सेनेट की हम बात कर रहे हैं मसलसल, सेनेटर्स को सूबाई असेंबली इलेक्ट करती है, तो डिस्कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट ऑफ सेनेटर्स विद द पीपल। पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है सेनेटर्स का। आज आप किसी सेनेटर्स को बुला लें, वो बराह रास्त तमाम को जवाब दे ही नहीं है। आप जरा यही चीज लेके चले ना, इस वक्त सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी पराचा, जरा लेके चले आप इसी पॉइंट को वहां पे। जी अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त नोटिस पे हमने आपको कॉल की, लेकिन बुनियादी नुक्ता जो आज इमरान खान भी उठा रहे थे कि ये सेनेटर्स इलेक्ट होके आ जाते हैं, कोई किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, उसने पैसा लगा दिया, किसी ने MPAs खरीद लिए, अगर ये बराह रास्त सेनेटर्स का इलेक्शन हो, ये बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हो, तो हाउस की, ऐवान की कारकर्दगी की बेहतर हो जाएगी और इन बड़े बड़े सरमायादार सेनेटर्स को, पैसे वाले सेनेटर्स को, लोगों के बारे में भी थोड़ा सा पता चल जाए कि ऑन द ग्राउंड पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो उनका क्या असर होता है, अगर किराए बसों के बढ़ते हैं उनका क्या असर होता है, पेट्रोल बढ़ेगा तो हर शय बढ़ेगी। तो बराह रास्त सेनेटर्स के इलेक्शन के हवाले से PTI के चेयरमैन इमरान खान आज भी बात कर रहे थे, ज़रा आप भी बताएं आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात यह है कि मनीड होना या सरमायादार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसमें जिस तरीके से आप इलेक्शन करते हैं, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो MNA का हो, चाहे वो सेनेट का हो, इसमें सदाकत जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर आप पैसा लगा के पैसे की बुनियाद पर आप अगर सेनेट में पे भी जाते हैं तो वो यही है कि आप एक खरीद फरोख्त में लग जाते हैं, हमारी पार्लियामेंट को गंदा करती है, पार्लियामेंट की जो है इसी वजह से जो है इज्जत नहीं रहती है, और वही लोग आकर जब वो बात करते हैं पार्लियामेंट की तो उनकी बात में वजन नहीं होता। अब बात यह है कि ये देखिए जो सेनेट का तरीक़ेकार है, एक तो ये कि उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की हल्का बंदी होगी, क्योंकि एक वक्त में 12 या 13 सेनेटर्स होते हैं, उनमें भी 2 या 1 वुमेन सीट होती है जो कि पूरे सूबे के लिए 1 या 2 होती हैं, और इस तरीके से टेक्नोक्रेट होता है। तो इसमें काफ़ी सारी बात करने की बात है। अब इसमें यह है कि जो तरीक़ेकार सबसे बेहतरीन है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है, यानी जो सूबाई असम्बली है, उसमें जो नशिस्तें जिस पार्टी की भी हैं उसके मुताबिक ये होना चाहिए कि उसकी पार्टी लीडर को इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने उसी की बुनियाद पर जो है वो नॉमिनेट करे और वो लोग सामने आए। सेनेट का जो मतलब भी है, जिस तरीके की जो आइन की रूह अगर आप पढ़ें तो बात ये कि उसमें ये सामने चीज़ आती है कि सेनेट में अमूमन वो लोग आने चाहिए जो कि ठीक है उनका ग्राउंड रियलिटी की मालूमात होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोक्रेट ज़्यादा हो, यानी उनकी जो तालीम है, यानी उनके जो एक्सपीरियंस है, यानी उनका जो बैकग्राउंड है वो ऐसे हो कि वो वहाँ पे आके इनपुट दे सकें। अब सेनेट में जब भी आप देखें तो बात ये कि इस तरीके के लोग मोहसिन अजीज साहब, गुजारिश ये है, सेनेटर साहब गुजारिश ये है, ये बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि वो
टेक्नोक्रेट्स हों, वो अपने अपने फील्ड में उनकी कम से कम एक अच्छी ओवरसाइट हो, वो उनके एक विजन हो, लेकिन उसका बुनियादी तरीक़ाकार तो यही है ना कि सेनेट के इलेक्शन में तरमीम की जाए, इस प्रोसेस को चेंज किया जाए। आप अभी फरमा रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी हो, यानी जो MPAs की सीट्स हैं उन्हीं के प्रोपोर्शनेट एक लिस्ट आ जाए और पार्टी हेड जो है उनको नॉमिनेट कर दें, ऑटोमेटिकली वो सेनेटर बन जाए। आपके चेयरमैन इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि बराह रास्त सेनेटर्स का इंतखाब होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, वो भी एक तजवीज़ है, अच्छी तजवीज़ है, उसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस चाहिए है। ये सेनेट में जो है पिछले 1.5 साल पहले इस पे गुफ्तगू भी हुई थी और उस पर एक कंसेंसस सॉर्ट ऑफ डेवलप हुआ था कि जो प्रोपोर्शनेट सीट्स हैं उनके मुताबिक किया जाए। लेकिन अगर इलेक्शन भी करें तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की हल्काबंदी होगी, क्योंकि बात यह है कि ये देखिए ना, अगर पूरा पंजाब है, पंजाब से अगर 12 आदमियों ने आना है, उनमें से भी 1 या 2 टेक्नोक्रेट हैं और 1 आध वुमन की सीट है, तो पंजाब को मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ कितने वोटों के सिर्फ उसको 10 हल्काबंदी में पूरे पंजाब को जो है वो तकसीम करना पड़ेगा। इसी तरीके से KP की बात है, इस तरीके से बाकी प्रोविंस की बात है, वो काफी मुश्किल किस्म का इलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें भी मुख्तलिफ मुश्किल तो है ना सेनेटर साहब, मुश्किल तो है। मसलन पंजाब के लिए टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो जनरल हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं, 2 खवातीन की हैं। आपके सूबे में भी इस बार 7 जनरल हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स हैं, 2 जो हैं वो विमेन सीट्स हैं। लेकिन ये फरमाइए, अभी हम बात कर रहे थे, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग सेनेट तो मनी बिल पास करने में इसका कोई किरदार ही नहीं है। फाइनेंस के हवाले से मुल्क की मालियात, मुल्क की आमदनी, मुल्क के अखराजात में सेनेट की मंजूरी ज़रूरी नहीं है, वो कौमी असम्बली करती है। फिर सेनेट की कमेटी ऑन फाइनेंस क्या करती है जी? देखिए, फाइनेंस की कमेटी जो है, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा सेनेट में ये तब्दीली ज़रूर आई है कि सेनेट का वकार, मैं समझता हूँ इस दफ़ा जो मैं सुनता हूँ बाकी अपने दोस्तों से भी कि पहले क्या होता था, अब क्या हालात हैं, तो इस दफ़ा जो सेनेट की कमेटीज़ हैं उनको बहुत जो है फ़ाल किया गया है। अब इसीलिए जो हमारे चेयरमैन साहब से हैं, उन्होंने साल में मेरा ख्याल है 4 दफ़ा तो काउंसिल ऑफ चेयरमैन के साथ मिलते हैं। उसमें लीडर ऑफ द हाउस भी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है और तमाम जो चेयरमैन होते हैं कमेटीज़ के वो भी होते हैं। उनमें जो उनकी मुश्किलात उनको दरपेश है वो भी वहाँ पे डिस्कस होती है। अब जिस तरह से मैं जो है उसको हेड करता था टेक्सटाइल को, फिर वो मर्ज हो गई क्योंकि कॉमर्स में, तो वो चली गई मुझसे कमेटी यानी चेयरमैनशिप, फिर मुझे स्टैटिस्टिक्स दे दिया गया और प्राइवेटाइजेशन दे दिया गया। अब स्टैटिस्टिक्स में भी हमने जो वहाँ पे काम किए हैं, जब ये सेंसस हुआ था तो उसमें बैठ के हमने पूरा इसको स्टडी करने के बाद इनको बताया और वही फिर बाद में अडॉप्ट हुआ नेशनल असेंबली में भी कि जो है इसमें कम से कम कुछ हल्के जो है। सेनेटर साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ठीक है 125 इजलास हुए, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है हमने देखी गई, सबसे ज़्यादा जो है इसी कमेटी के इजलास हुए, लेकिन जो IMF से आपकी डील हुआ था, इसके अलावा बैरूनी कर्जे जो है जो इस वक्त पाकिस्तान के जो जगड़ चुका है बुरी तरीके से, उसमें एक्सपोर्ट्स आपकी इंतहाई नीचे की तरफ आ रही हैं। GST का मामला जो है 17% GST इस खित्ते में सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी आवाम दे रही है, टैक्स टू GDP आपका बढ़ नहीं रहा। ये जो मसाइल हैं जो पाकिस्तान की मईशत को बुनियादी तौर पर लाक हैं और जिन्हें सिंगल हैंडेड इससे पहले डार साहब जो है वो देख रहे थे, तो किस हद तक आपकी कमेटी फाल थी? बहुत सारे सवालिया निशान हैं IMF की डील के हवाले से, स्पेशली बैरूनी कर्जों के हवाले से, तो वहां पे क्या इनपुट रहा सर आप लोगों का? ये आपका कहना प्रजा साहब बिल्कुल बजा है कि हमारी तरफ से इनके ऊपर गुफ्तगू जरूर हुई है और इसके ऊपर ज़रूर हमने रिकमेंडेशन दी हैं, लेकिन यहाँ आपकी बात जो है बहुत वजह है कि आगे रिकमेंडेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट जो है उस पर नेतोलाल करती है, गवर्नमेंट जो है उसको जो है अडॉप्ट करने में हमेशा डिले करती है और वो एक वजह है कि जहाँ पे कि एक कमेटी का फेलियर आता है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो है उसके लिए हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है कि हम उसको जो है प्रिविलेज मोशन मूव करें कि जिस तरीके से कि गवर्नमेंट ने आगे अगर कोई एश्योरेंसेस दी है और उसके बाद भी उसके ऊपर। लेकिन सेनेटर साहब PIA की प्राइवेटाइजेशन आई,
प्राइवेटाइजेशन के वफाकी वजीर तो कहते हैं कि दोनों ऐवानों ने बाकायदा बिल पास किया था कि इन इदारों से जान छुड़ाई जाए जो नुकसान का बायस बन। फिर हम देखते हैं जब गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करवा लेती है, अपोजिशन साथ देती है, उसके बाद अपोजिशन तवज्जो दिलाओ नोटिस भी दे देती है, तहरीक इस्तेकाक भी दे देती है कि ये नहीं होना चाहिए। PIA की प्राइवेटाइजेशन का ऐलान हुआ, इधर से मोशन आ गई, नोटिस आ गया। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो हाउस में आकर जो अपना जो एडवाइजर साहब हैं PIA के यानी एविएशन के, उन्होंने आके बताया कि जी हम इसको PIA को टर्न अराउंड कर रहे हैं, हमने जो है अपने लोगों को मोटिवेट किया है और हम ये सेक्टर्स बंद कर रहे हैं और ये हमारा फाइनेंशियल प्लान है। इस फाइनेंशियल प्लान के तहत हम PIA को इस तरीके से बेहतर कर लेंगे और ये जो लॉसेस है खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो दानियाल साहब आके कहते हैं कि मैंने इसको प्राइवेटाइज करना है। अब हमने कमेटी में ये किया था कि दोनों मिनिस्टर्स को हमने आमने सामने किया कि एक तरफ हाउस में आके एक एविएशन के जो एडवाइजर साहब हैं वो अश्योरेंस देते हैं हाउस में कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे और हम इससे बाखबर नहीं है, हम इससे बेखबर हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन साथ साथ ये है कि हम मोटिवेट करने के बाद हम चाहते हैं और हम समझ रहे हैं कि हाउस में वो आके उन्होंने बताया कि जी हम इसको टर्न अराउंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उसमें हमने कमेटी में बुला के दानियाल अजीज साहब को पूछा कि एक तरफ आपकी हुकूमत ये कह रही है, दूसरी तरफ आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो एक जबान से आप दो बातें कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। अब ये जब डिस्कनेक्ट आता है तो इस डिस्कनेक्ट में कमेटी भी कुछ नहीं कर सकती, हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत में अगर डिस्कनेक्ट है तो उसमें तो फिर हम उसमें आगे जाने से कासिर हैं। लेकिन हमने उसमें रिकमेंडेशन ये जरूर दी है कि ये टाइम, इस टाइम पे अगर हुकूमत के 3 महीने रहते हैं, इस वक्त अगर आप प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो ये बिल्कुल कमकली होगी और ये इस वक्त बिल्कुल इसको थ्रो अवे प्राइस पे आप देना चाहते हैं। वो हमने रिकमेंडेशन जरूर दी है और वो हमने उनको कैटेगोरिकली कहा है कि वी यूनानिमसली से दैट दिस इज नॉट द टाइम फॉर सच प्राइवेटाइजेशन। सेनेटर साहब इमरान सुल्तान अर्ज कर रहा हूं, आपसे ये जानना चाहूंगा कि डार साहब मईशत को जब लेकर चले थे उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया कि डॉलर को 105 106 पे रखा, उनके जाते ही डॉलर 112 पे हो गया और एक चेंज जो है स्टेट बैंक की तरफ से भी लिया गया कि जनाब अब मार्केट मैकेनिज्म जो है वो तय करेगी। डार साहब एक वक्त में आके जो है शरह सूद का जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी खुद उन्होंने एक जगह पे कर दिया जो कि खालिसतन गवर्नर स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। इन चीज़ों के ऊपर कायमा कमेटी ने क्या जो है चीज़ें देखी। फिर जिस तरीके से सर्कुलर डेट था 450 अरब रुपए का, डार साहब ने एक ही दिन में आके उसको क्लियर कर दिया, अभी वो दोबारा 600 अरब का खड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को, क्योंकि जाहिर है कि आप इन उस कमेटी के मेंबर हैं और टेक्निकली हमसे ज़्यादा चीज़ों को बेहतर समझते होंगे, तो बताइए ये चीज़ें, इन पे क्या आप लोगों ने पॉइंट्स उठाए, क्या एक्शन लिया? अच्छा, मैं दोनों को जवाब दे दूं। मैं उस कमेटी को मैंने हेड किया था जो 480 बिलियन का इन्होंने जो सर्कुलर डेट दिया था और उसके ऊपर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने एतराज़ात किए थे, वो हालांकि नेशनल असेंबली से वो एतराज़ात पास होके आ गए थे और मुझे उस कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई थी, तो मैंने उसमें से बैठ के कुछ कम अज कम 7-8 मीटिंग्स की थी और हमने उसमें से हाईलाइट किया था कि उसमें से हमने ये कहा था, एक तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था कि एक दिन ECC की मीटिंग होती है, एक दिन वो पास होता है, एक दिन वो स्टेट बैंक में जाता है और एक दिन में अगले दिन उनको 24 घंटे के अंदर पेमेंट भी कर दी जाती है। और सर वो भी सैटरडे के दिन जब तमाम बैंकिंग चैनल बंद होता है, वो भी सैटरडे के दिन। जी जनाब, ये तो हमारा वो पहले एतराज था। तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी थी, तो हमने कहा किस बात की इमरजेंसी थी, क्योंकि ये अगर लोड शेडिंग थी तो लोड शेडिंग तो पिछले 4 साल से लगातार आ रही थी, एक तो खैर वो बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 63 अरब रुपए का 63 बिलियन का हमने लगाया था कि अगर ये आपने पेमेंट की भी तो 63 बिलियन के जो आपने पेमेंट की है ये गलत की है और एक एक हेड हमने बताया था और वो केस हमने फिर नैब को भिजवाया था और नैब से हमने कल भी पूछा और मैं उसके कमेटी को चेयर करता था और कल भी हमने नैब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमारी अब जो है बातचीत चल रही है। फिर आपके उन्होंने कंफ्यूजन करने की क्रिएट की कि ये जो है ना हीट टेस्ट नहीं हुआ, तो हमने कहा कि हीट टेस्ट और एफिशिएंसी ऑडिट इज एंटायरली डिफरेंट टू 480 बिलियन, उसके साथ कंफ्यूजन न की जाए। कल भी हुकूमत ने आके कंफ्यूजन क्रिएट की थी। डॉलर का जहाँ तक सवाल है, आप सही फरमाते हैं, लेकिन डॉलर ये है कि आर्टिफिशियल तरीके से
उसको 100-102 रुपए पे रखा गया, जिसने कि मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। जिस वक्त के डॉलर को आप फ्लक्चुएट करने के लिए छोड़ते हैं, हाँ इंटरवेंशन वहाँ स्टेट बैंक की उस वक्त जरूरी होती है कि जिस वक्त के आप समझे कि कोई एकदम एक बायर आ गया है या कोई एकदम पेमेंट निकलने वाली है, उस वक्त इंटरवेंशन स्टेट बैंक करे तो सही होता है। अदरवाइज स्टेट बैंक सपोज टू बी एन ऑटोनमस बॉडी। और ये सेनेटर साहब डॉलर्स की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं, आपका फील्ड भी है। ये पेट्रोल बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट, इतने सारे टैक्सेस हैं, आपकी कमेटी को रास्ते में दीवार बनती, जीएसटी कम करवाती, लेवाई जो लगती है डेवलपमेंट लेवाई वो कम करवाती, कम अज कम आम लोगों को तो कुछ रिलीफ मिले। जो हुकूमत का दिल करता है वो कर देती है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई उनको रोकने वाला है। देखिए ये तो बिल्कुल आप बजा फरमाते हैं। देखिए एक कमेटी की एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन को देख के हमने आगे चलना होता है। जिस तरह आरडी वगैरह था उसके ऊपर तो हमने वहाँ पे गुफ्तगू भी की, उसको कम कराने की भी कोशिश की। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो कमेटी ने की है। हमने यहाँ पे हमारा जो काम है वो ये है कि हम उसके ऊपर एतराज जरूर करते हैं, उनके ऊपर अपने खदशात भी बताते हैं और रिकमेंडेशन भी देते हैं। लेकिन देखिए हुकूमत के साथ हम इधर इसी हद तक जा सकते हैं। तो अपोजिशन का जो किरदार है वो यही है कि हम वॉकआउट करें, उस पर शोर शराबा करें, उस पर आवाम की बात सामने रखें और जो यहाँ पे हमारी तरफ से जो उस पर खदशात हैं वो सामने रखें और रिकमेंडेशन उसमें दें कि ये ज्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। और देखिए इसके ऊपर बात हुई थी कि एक वक्त में जब तेल की कीमत आज से 5 साल पहले 100-110 डॉलर थी फी बैरल, और वो घट के जब 50-55 डॉलर पे आई, और उस वक्त बिजली का रेट जो है वो था 7 रुपए और वो बढ़ा के उल्टा उसको जो है 12 रुपए कर दिया गया। एक तरफ बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, इस वक्त इस अहम तरीन के हवाले से, इस अहम तरीन स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से और उसकी परफॉर्मेंस और उसकी मजबूरियों के हवाले से हमसे बात हो गई। तो अब हम नहीं समझ पा रहे कि इस वक्त नून लीग ही हुकूमत में है या कोई और दूसरी पार्टी हुकूमत में है। क्या इन मामलात को पार्लिमान अपने तौर पे देखता है और पार्लिमान के अंदर जो स्पेसिफिक कमेटीज है, स्पेशली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, अपने तौर पे देखती है कि ये किस डगर पे मईशत जा रही है? अगर आपको याद हो कि मैंने अपनी जो रिसेंट आर्टिकल था जो बिजनेस रिकॉर्डर में छपा था, तो उसमें मैंने ये बात जिक्र किया था कि इस हुकूमत को जहां अल्लाह ताला ने बहुत सारे बुरांजा दिए थे, उसमें एक बुरांजा ये बेनाइन सी पार्लियामेंट में थी। ऐसी पार्लियामेंट जहां जिसने कभी हुकूमत को इकोनॉमिक्स के मामलात पे कभी उसके कोई पूछगछ नहीं किया। देखें, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं आप देखें कि वो किस बैकग्राउंड के होते हैं। चले नेशनल असेंबली में तो लोग इलेक्ट होकर आते हैं ना, अवाम के, लेकिन जो हमारा सेनेट है ये सपोज टू बी ए प्लेस जहां पर पढ़े लिखे लोग सपोजली आएंगे और ये जो इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट होकर आते हैं, अवाम के वोटों से नहीं होते हैं या पार्लियामेंट के वोटों से इलेक्ट होकर होते हैं, तो ये रिलेटिवली पढ़े लिखे लोग होंगे क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। लेकिन अब आप देखें कि अपने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस को ही ले लें, कितने लोग हैं जिनको पाकिस्तान की या रीजन की या दुनिया की मईशत का पता है कि क्या हो रहा है। तो जब उन्हें खुद नहीं पता होगा तो वो क्या बातें करेंगे वो उसमें। इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी हाजिरी भी बहुत कम होती है। इसी तरीके से वो ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि किसी को अगर मिनिस्टर वगैरह से काम वाम करवाना होता है तो दिस इज द गुड टाइम कि उनसे कोई फाइल पे दस्तखत करा ले, कुछ कर ले। तो ये इसी तरीके से चल रहा है और फिर टीएडीए भी बन जाता है। डॉक्टर साहब, एक इलेक्टेड हुकूमत जब आती है, आप तो एक जो मैनेजमेंट है, मैनेजर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, हुकूमत का तो बजाते खुद एक लायबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि वो ऐवान को, मुंतखब ऐवान को, पार्लियामान को अपनी पॉलिसी से आगाह करे। यहाँ तो IMF से मुज़ाकरात हो, कर्जा लेना हो, वर्ल्ड बैंक का लोन नेगोशिएट हो रहा हो, इवन सी पैक के मुख्तलिफ मनसूबों पे
पार्लियामान को तो कभी नहीं बताया जाता। तो जिम्मेदारी हुकूमत की इटसेल्फ बनती है, इलेक्टेड कहते हैं अपने आप को, मुंतखब कहते हैं, वो बताए ऐवान के सामने रखे चीज़ों को। हुकूमत भी तो ले तो लाल से काम लेती है। देखिए, ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये टेक्स्ट बुक, मैं कहूंगा ये टेक्स्ट बुक बातें हैं। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये एक टेक्स्ट बुक बातें हैं कि हुकूमत को ये करना चाहिए कि इन तमाम इश्यूज को पार्लियामेंट पे ले जाए, उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल देता हूं। अगर आपको याद हो कि हमने 2005 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन लॉ पास किया था, बिल जी, मैं उस वक्त उसका वन ऑफ दी खालिक में से था। तो जब जिस दिन वो 5 जून 2005 को ये पार्लियामेंट ने जब उसको अप्रूव किया, तो मैं गया अपने पार्लियामेंटेरियन को, मेरी ड्यूटी थी कि मैं इनको जाके इनका शुक्रिया अदा कर दें, हमने बहुत उसमें मेहनत किया था। तो जब मैं गया और उनसे कहा कि भाई आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है कि ये अपने आने वाले लोगों के लिए, नस्लों के लिए एक बड़ा एहसान किया उसने, ये इससे मुल्क में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, फिस्कल डिसिप्लिन आएगा। तो कहता है कि ये क्या चीज है, ये क्या था? डॉक्टर साहब, मैं जरा नाजरीन के लिए बता दूं कि जो फिस्कल डिसिप्लिन जो जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, FDRL की, उसका मकसद ये था कि आपके कर्जे जो हैं आपकी मजमूई कौमी पैदावार के 60% से जायद नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो वो 70% भी क्रॉस कर चुके हैं गालिबन। देखें, यही मैं अब आपको बताना चाह रहा था। तो एक तो ये था कि जिन पार्लियामेंट के लोगों ने उस पर हाथ उठाकर उन्हें वोट दिया, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि हमने क्या किया है। उनको सिर्फ जो वो होते हैं अपने चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी, वो जो इनका काम है कि सब पार्लियामेंट को लेकर आना वोटिंग के वक्त में, तो वो उनको वो लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि इसमें हाथ उठाना है, सबने हाथ उठा दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने क्या किया है। चले, वो तो हो गया। उसके बाद जब ये लॉ 2008 के बाद से वायलेशन में रही, तो मैं उस वक्त के सेनेटर हजरात को, मैं MNA को तो नहीं कह सकता था, सेनेटर हजरात को कहा कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, देखें इस लॉ में लिखा क्या है कि अगर ये वायलेशन हो रही है तो आपने सिर्फ सेनेट के फ्लोर पे चेयरमैन सेनेट को कहें कि जी दिस लॉ इज इन वायलेशन and therefore let the finance minister present his case before the Senate. उन्होंने लाइव टीवी के इंटरव्यू पे 2 of the senators से कि जी मैं जाके बिल्कुल करूंगा। जब वहां उन्होंने कभी आज तक किसी सेनेटर ने, किसी कांग्रेस में नेशनल असेंबली के मेंबर ने, किसी सेनेटर ने आज तक ये पार्लियामेंट में रेज नहीं किया। यही हाल बजट में भी रहता होगा ना? डॉक्टर साहब, बजट में भी डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो आपने लॉ बनाया, आप मुल्क के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो आपकी एक एक्सपोजर है, जो रीच आउट है, वो तो आम पार्लियामेंटेरियन छोड़ें, बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्तों का भी नहीं है, आपकी स्पेशलाइजेशन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इनसाइडर हैं, रहे हैं, आप एडवाइज़र रहे हैं, किस तरह से वजारत ख़जाना को या इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न को या रेवेन्यू डिवीज़न को अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट किया जाए? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आधे अरकान असेंबली को पता नहीं था, दे आर नॉट सपोज टू नो दीज निटी-ग्रिटीज। ज़ाहिर है आप खुद ही फरमा रहे हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं, उनके और अमूर होते हैं, लेकिन मुल्क के लिए, रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामान शुड नो कि क्या हो रहा है, अवाम शुड नो, पीपल शुड नो क्या हो रहा है। बाहर जो नेगोशिएशन होती हैं हमें खुद नहीं पता होता। मैंने आपको एग्जांपल दी, मसलन LNG इंपोर्ट हो गई, अभी तक पता ही नहीं है किस टर्म्स एंड कंडीशन पे इंपोर्ट हुई है। तो कैसे रिस्पॉन्सिबल किया जाए वजारत खजाना को? देखें, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कैसे, ये कौन करेगा? जो भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का जो सरबराह